अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स कम्प्लीटली डिस्कस कर ली हुई हैं। आज से हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम सॉलिड की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बेस पर सॉलिड की टाइप्स, करंट कंडक्ट करने के लिहाज से उसकी टाइप्स। तो करंट को अपने अंदर से कंडक्ट करने के लिहाज से सॉलिड तीन तरह के होते हैं। एक जिन्हें हम कंडक्टर्स बोलते हैं, दूसरे जिन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं और तीसरे जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो करंट को कंडक्ट करने के लिहाज से तो कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी यानी करंट को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ पर ओहम पर मीटर है। वेरी हाई वैल्यू 10⁻+7 पर ओहम पर मीटर है, यानी कि बहुत ज़्यादा एबिलिटी है अपने अंदर से करंट को कंडक्ट करने की। ऐसे मटेरियल्स को कंडक्टर्स बोलते हैं और इनमें तमाम मेटल्स शामिल हैं। जैसा कि दो एग्जांपल्स यहाँ पर मेंशन कर दी गई, कॉपर, गोल्ड एट्सेट्रा। अब ऐसे तमाम मेटल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी कंडक्टर्स हैं। उनमें करंट को कंडक्ट करने की, अपने अंदर से गुजार लेने की एबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरे हमारे पास जो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जिनमें करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी बहुत ही कम होती है या इतनी कम के ना होने के बराबर, हम कंसीडर नहीं उसको करते और हम कहते हैं कि वो करंट को कंडक्ट नहीं करते। ऐसे मटेरियल्स को इंसुलेटर्स बोलते हैं। इनकी कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 पर ओहम पर मीटर की रेंज में होती है। वेरी लो माइनस पावर आ रही है और वुड और डायमंड जो है वो इसकी एग्जाम्पल्स हैं। जबकि तीसरी टाइप के जो मटेरियल्स हैं कंडक्टिविटी के लिहाज से, ऐसे मटेरियल्स जिनमें करंट को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है यानी उनकी कंडक्टिविटी है 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 पर ओहम पर मीटर होती है, यानी इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स दोनों के दरमियान होती है। ना तो बहुत हाई है और ना ही इंसुलेटर्स की तरह से बहुत लो है, बल्कि इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी है। करंट को कंडक्ट करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो ऐसे मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। इनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सरे फहरिस्त पर हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से इनकी वजाहत यहाँ पे कर दी गई। अब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक थ्योरी है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और ये थ्योरी जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो करंट को कंडक्ट करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर ये थ्योरी डिस्कस होती रहती है, इस वजह से इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। ये बोहर मॉडल की बेस पर है, बोहर एटॉमिक मॉडल, उसकी बुनियाद पर यह थ्योरी है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है बोहर मॉडल की बेस पर, ये कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की इन कंडक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है इसको एक्सप्लेन ना कर सकी। उसमें इतनी एबिलिटी नहीं थी, यानी उस थ्योरी में इतनी पावर नहीं थी, या वो थ्योरी इसको वजाहत नहीं कर सकी। तो फिर एनर्जी बैंड थ्योरी जो है, जो कि वेव मैकेनिकल मॉडल की बेस पर है, वेव मैकेनिकल मॉडल जो कि मॉडर्न फिजिक्स में है, यानी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह से कंसीडर करके चलते हैं, तो उसकी बेस पर एनर्जी बैंड थ्योरी है जो कि सक्सेसफुली एक्सप्लेन करती है द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो हम एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। अब एनर्जी बैंड थ्योरी में सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड जो है वो किस तरह से बनता है। स्टूडेंट, अगर हम एक आइसोलेटेड एटम की बात करें, ये मैंने एक आइसोलेटेड एटम लिया है। आइसोलेटेड एटम मीन के बिल्कुल तन्हा, अलग थलग, अकेला, उसके आसपास कोई दूसरा एटम नहीं है। और ये मैंने उसका एक क्लासिकल मॉडल जो है वो बनाया है बोहर मॉडल की बेस पर। क्लासिकल मॉडल जो है वो एटम का ये है, दरमियान में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, उसके गिर्द मुख्तलिफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसा कि ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, एंड सो ऑन आगे चलते जाते हैं। बहुत ज़्यादा सारे मैंने 3 यहाँ पे बना दिए हैं। और इन
शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं और इन्हीं को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसकी मखसूस एनर्जी है। ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमते हुए भी उसकी एक मखसूस एनर्जी है, ऊपर वाले ऑर्बिट में घूमते हुए भी उसकी मखसूस एनर्जी है। यानी हर शेल में रिवॉल्व करते हुए इसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। तो इस लिहाज से इन तमाम ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इनको हम लाइनें लगाकर ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस की मैंने अगर देखें तो न्यूक्लियस की जगह पर मैंने बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो ये बिल्कुल जीरो को ज़ाहिर करी, कोई एनर्जी नहीं है। ऊपर की तरफ हमने इसको एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू की, तो ये के शेल को एक लाइन से ज़ाहिर किया, एल शेल को और एम शेल को, तो एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। मतलब के शेल की एनर्जी कम है, एल शेल में एनर्जी उससे ज़्यादा है, एम शेल में उससे ज़्यादा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रिवॉल्व कर रहा होगा के शेल में तो उसके पास एनर्जी कम होगी, एल शेल में जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एम शेल में जाएगा तो एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, एंड सो ऑन। जैसे जैसे वो अपर ऑर्बिट में जाएगा, आउटर ऑर्बिट में जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी उसकी जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, जिनको एक सिंगल लाइन के साथ, तो ये मैंने एक आइसोलेटेड एटम जो है इसकी तमाम एनर्जी लेवल को सिंगल लाइन के साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ये समझाने के लिए, ये उसकी एक समझ लें कि ग्राफिकली मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये तो था एक आइसोलेटेड एटम। अब अगर मैं दो एटम्स लेता हूं और दो एटम्स एक दूसरे के करीब लाता हूं, दो यानी कि वो अकेला था, ये दो आ गए। जब दो हम एटम्स एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, और ये मैं सिर्फ उनका ये वैलेंस शेल आप लोगों को दिखाया है। वैलेंस शेल कौन सा होता है? सबसे आउटर मोस्ट शेल, यानी सबसे बैरूनी शेल। जैसे कि यहाँ पे मैंने एम बैरूनी बनाया हुआ है, और भी हो सकता है लेकिन मैंने एम बनाया एंड वाला शेल। तो यहाँ पे मैंने वैलेंस शेल लिया है और वो मैंने शो किया दोनों का, और फर्ज किया दोनों के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर जब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद था तो उसको अट्रैक्ट कौन कर रहा था? जस्ट ओनली इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था और इसकी अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे बाउंड था और रिवॉल्व कर रहा था इस आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन जब दो एटम्स करीब आएंगे एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, इतने क्लोज हो जाएंगे कि इनके ये जो आउटर मोस्ट शेल हैं यानी वैलेंस शेल है, ये यहाँ पर ओवरलैप कर जाएंगे। ये आपस में, ये देखें, ओवरलैप किए हुए हैं। तो ऐसी सूरत में इस इलेक्ट्रॉन को ना सिर्फ इसका अपना न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, बल्कि दूसरे एटम का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से पहले एक अट्रैक्टिव फोर्स थी सिर्फ अपने न्यूक्लियस के साथ, और अब दो तरह की अट्रैक्टिव फोर्स हो गई है। दो तरह के जो है वो न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। इस तरह से इसका जो एनर्जी लेवल है, यानी ये जो एनर्जी लेवल है, ये दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, दो एनर्जी लेवल्स के अंदर तकसीम हो जाएगा। जैसे कि अगर पहले इसमें एक मखसूस एनर्जी थी, फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था उसकी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, मखसूस एनर्जी थी, फ़र्ज़ कर लिया हमने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी इस शेल में। अब जब उसकी अट्रैक्शन आ गई तो वो दो स्प्लिट होगी, वो एनर्जी जो है वो स्प्लिट होगी, यानी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। यानी कि जैसे कि 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, मतलब दो एनर्जी लेवल बन गए हैं। दो जगहों पर जो है वो रोटेट कर सकता है, दो जगहों पर वो घूम सकता है। तो एक, जैसे कि मैंने ये लाइन लगाई और दूसरी मैंने ये लाइन लगाई, यानी दो एनर्जी लेवल मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो एनर्जी लेवल जो है, एक एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो गया। पहले सिर्फ इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, अब इन दोनों में से किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर सकता है। और ऐसा किस वजह से है? इनकी दोनों न्यूक्लियाई की इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वजह से। तो ऐसे ही जब हम सॉलिड बनाते हैं तो उसमें दो एटम नहीं, सॉलिड में n नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं। n मतलब बिलियंस एंड ट्रिलियंस, करोड़ों की तादाद में एटम जो हैं वो क्लोज क्लोज करीब करीब एक दूसरे के पड़े होते हैं। जब बहुत ज़्यादा सारे एटम्स एक दूसरे के करीब करीब होंगे, तो यहाँ पे तो जस्ट 2 थे, तो वहाँ पर n एटम्स हैं, लातादाद एटम जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो जो एनर्जी लेवल हैं वो n सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक एनर्जी लेवल दो सब लेवल में स्प्लिट हुआ है, ये दो सब लेवल मैंने बनाए हैं। ऐसे ही वो एनर्जी लेवल n सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा, जिन्हें हम परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स कहते हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व कर सकता है, इस ऑर्बिट में भी हो सकता है, यानी इस सब लेवल में भी रिवॉल्व हो सकता है और इस सब लेवल में भी रिवॉल्व हो सकता है, परमिजिबल है, दोनों में वो हो सकता है। तो ये इनको परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। ये परमिजिबल एनर्जी स्टेट्स एनर्जी वैल्यूज़ में एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होती हैं और इतनी क्लोज होती हैं कि हमें उनमें डिस्टिंग्विश करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उनको गौर से नहीं देखेंगे, जनरली एक व्यू करेंगे, तो हमें जो है वो एक पूरी बैंड ही नज़र आएगी। जैसे कि मैंने ये एन एटम जब क्लोज किए तो जिस तरह यहाँ पर 2 सब लेवल बनाए थे, यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सारे सब लेवल्स में डिवाइड कर दिया है, यानी एन एटम्स की वजह से एक एनर्जी लेवल जो है वो एन सब लेवल्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो ये एन सब लेवल जो है वो एनर्जी वैल्यूज़ में इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि ये सारे के सारे मिलकर जो है वो एक बैंड बना रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। बैंड जिसको जनरली हम एक पट्टी नुमा चीज़ कहते हैं। तो ये अभी भी इनमें जो गैप मौजूद है, लेकिन ये इतने करीब करीब हैं कि गैप जनरली जो है वो हमें एक दफ़ा व्यू करने में नज़र नहीं आएगा, बहुत गौर से देखने पर। जैसा कि मिसाल देता हूँ कि हम कपड़ा परचेज़ करने के लिए जाते हैं, क्लॉथ लेने के लिए जाते हैं, तो कपड़ा देखते हैं तो हमें वो पूरा एक चीज़ ही नज़र आती है, लेकिन अगर हम बड़े गौर से देखें तो उसमें धागे जो होते हैं हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो कि सिलाई किए होते हैं, और उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप भी पाया जाता है। अगर थोड़ा उसको खींच के देखें तो दरमियान में गैप भी नज़र आएगा। जनरली हमें वो एक पूरी एक ही चीज़ नज़र आएगी, लेकिन गौर करने पर उनमें गैप नज़र आएगा। ऐसे ही जनरली व्यू में ये बिल्कुल एक ही चीज़ नज़र आएगी, लेकिन वैसे इनमें मौजूद होगा थोड़ा थोड़ा गैप मौजूद होगा। तो इस तरह से ये एनर्जी लेवल जो हैं ये एनर्जी बैंड बन जाती है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। अब हम एनर्जी बैंड की कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के एनर्जी बैंड जो हैं वो होते हैं। और ये एनर्जी बैंड सिर्फ किसकी वजह से बनते हैं, आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसी के बनते हैं, इनर शेल के नहीं बनते, ये याद रखें। तो एनर्जी बैंड 3 टाइप के हैं और वो मैं तीनों को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड वो बैंड है एनर्जी बैंड जहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किन्हें कहते हैं, जो सबसे एंड वाले शेल में पाए जाते हैं। ये वैलेंस बैंड जो है ये मे बी कंप्लीटली फिल्ड, ये मुकम्मल तौर पर फिल्ड भी हो सकता है, यानी इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन बैरूनी शेल में थे वो सारे के सारे हों, या ये पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, यानी थोड़े बहुत वहाँ पर हों और थोड़े बहुत कहीं और हों। और ये खाली कभी नहीं होगा, खाली होगा तो फिर ये वैलेंस नहीं होगा, क्योंकि वैलेंस आखिरी वाला शेल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। लिहाजा ये कंप्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, पार्शियल फिल्ड भी हो सकता है, खाली नहीं हो सकता। दूसरा कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड वो बैंड है जो कि जहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो करंट को कंडक्ट करेंगे। आप लोग ये समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बता देता हूँ कि पहले मेरे पास क्या था कि ये एक वैलेंस शेल था मेरे पास, ये वैलेंस शेल था। अब ये 2 या ज़्यादा सारे इस तरह से ये डिवाइड हो चुका है, ठीक है जी। पहले जो है वो एक था, अब ये क्या है, ज़्यादा सारे, यानी ये 2 ये बन गए हैं, समझ लें एक एग्जांपल जस्ट समझने के लिए। तो ये जो है वो वैलेंस बैंड है और ये ऊपर वाला जो है ये क्या है, कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकते हैं, ये बैंड्स हैं। तो दरमियान में इनके गैप होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। तो कंडक्शन बैंड वो है जहाँ पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो सबसे एंड वाले शेल में पाए जाते हैं। तो ये शेल जो है, ये कंडक्शन बैंड जो है ये खाली हो सकता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई भी ना हो, पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है, लेकिन कभी खाली नहीं हो सकता, ये याद रखें। नेवर कंप्लीटली फिल्ड, सॉरी, कभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो सकता, खाली हो सकता है, कंप्लीटली फिल्ड कभी नहीं हो सकता। कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप, 2 बैंड्स के दरमियान यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में खाली जगह होती है, गैप होता है एनर्जी का, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी सूरत में मौजूद नहीं हो सकता, उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, और ये हमेशा क्या होता है, एम्प्टी, यानी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। तो ये थी एनर्जी बैंड जो बनते हैं उनकी टाइप्स। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये भी बैंड गैप होता है, ये नहीं कि गैप ही होता है, ये भी, इसको भी एनर्जी बैंड ही हम बोलेंगे। तो लिहाजा अब हम डिस्टिंक्शन करते हैं, फ़र्क करते हैं इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पर। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर में जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, ये मैंने वैलेंस बैंड बनाया हुआ है और ये कंडक्शन बैंड बनाया हुआ है, इनके दरमियान में डेल्टा ई यानी एनर्जी का डिफरेंस जो है वो सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। वैलेंस बैंड में तो मौजूद ही हैं बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसी में मौजूद हैं, वो जंप करके ऊपर नहीं जा सकते, उनमें गैप बहुत ज़्यादा है,
उनका डिफरेंस एनर्जी का बहुत ज़्यादा है और उनको बहुत ही ज़्यादा मिकदार में एनर्जी लेकर ऊपर जाना पड़ेगा। ज़्यादा इस वजह से ये फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जबकि कंप्लीटली फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड का मतलब अगर उसमें 10 है तो 10 के 10 ही, अगर 5 तो 5 के 5 ही हैं। तो इस तरह से इनमें करंट गुजारने की एबिलिटी नहीं होती क्योंकि कंडक्शन बैंड इनका खाली होता है इंसुलेटर्स। इन केस ऑफ कंडक्टर्स के केस में ये देखिए, मैंने दो बैंड्स बनाई, एक वैलेंस बैंड है, दूसरा कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड को मैंने ब्लैक के साथ और कंडक्शन बैंड को रेड के साथ ज़ाहिर किया है। तो कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है इनमें ओवरलैपिंग हुई होती है। मतलब ये कंडक्शन बैंड है, सॉरी वैलेंस बैंड है, और ये रेड वाला जो है कंडक्शन बैंड है, ये ओवरलैपिंग हुई हुई है। इट मीन्स कि इनके दरमियान में फॉरवर्ड एनर्जी गैप एग्जिस्ट नहीं करता, गैप है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव कर सकते हैं। इस वजह से कंडक्शन बैंड भी इनका पार्शियली फिल्ड होता है, वैलेंस बैंड भी पार्शियली फिल्ड होता है और इजीली करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो करंट ईजीली पास करेगा। जबकि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स का अगर हम देखेंगे तो 0 केल्विन पर, जो कि वेरी लो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा गैप होता है कि वैलेंस बैंड इनका कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, जस्ट लाइक इंसुलेटर्स। गैप बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जंप करके नहीं जा सकते, इसलिए एट 0 केल्विन जो है सेमीकंडक्टर नहीं होते बल्कि ये इंसुलेटर वाला बिहेवियर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और रूम टेम्परेचर पर आ जाएं, यानी 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 273 केल्विन पर या 298 केल्विन पर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पर अगर हम बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर इनके दरमियान वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में जो गैप है, ये गैप बहुत थोड़ा रह जाता है। फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और वो जनरली थोड़ी सी एनर्जी रूम टेम्परेचर से या उनको हम किसी एक्सटर्नल तरीके से उनको एनर्जी जो है वो दे देते हैं और वो थोड़ी सी एनर्जी लेकर जो है कंडक्शन बैंड में जाते हैं और करंट को कंडक्ट करते हैं। लिहाजा कंट्रोल तरीके के साथ करंट को कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्शन बैंड भी पार्शियल फील्ड है, वैलेंस बैंड भी इनका पार्शियली फील्ड होता है। तो इस तरह से एनर्जी बैंड थ्योरी की बेस पर हमने वजाहत की कि इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी का डिफरेंस जो है वो बहुत यानी कि कंडक्टिविटी का डिफरेंस क्यों है इतना ज़्यादा कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इनमें गैप ही मौजूद नहीं है। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी क्यों इतनी कम है, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा गैप एनर्जी का, फॉरवर्ड एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा, और इस वजह से कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। जबकि सेमीकंडक्टर जो है उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो गैप मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जा भी सकते हैं, लेकिन 0 केल्विन पर वो इंसुलेटर है, वहाँ पर करंट को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए इनको सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। तो ये एनर्जी बैंड थ्योरी थी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मज़ीद हम इसी चीज़ को जो है वो आगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए